Hello dear friends and welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss about the very important topic of microbiology, that is rhabdovirus. In this section I will be discussing about rabies virus in detail, and then in the next lecture I will be discussing about a case of for the management of dog bite. Actually rabies virus is the natural infection of dog, fox and cats, but in our community dogs are the most common animal that can bite any person. That's why we will be discussing about the case of management of dog bite mainly, right? So let's start the topic, and before starting the topic I would like to tell something about rhabdovirus. Rhabdovirus are actually bullet or rod shaped viruses. I have made the diagram also. You can see it's like a bullet. So this is the diagram of rabies virus actually, and the figure represents like a bullet. So it's a bullet or rod shaped viruses, and these have genetic material that is single stranded RNA. Single stranded RNA is the genetic material of rhabdovirus, right? If we classify rhabdovirus, we have two genera. First one is वेसिकुलोवायरस. इसमें आता है आपका वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस वायरस, और दूसरा आता है आपका लिस्सा वायरस. इसमें आता है आपका रेबीज वायरस. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिस्सा वायरस यानी रेबीज वायरस के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज रेबीज वायरस. रेबीज वायरस में हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी की, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी की, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी पैथोजेनेसिटी की, और फिर हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे इसके लैब डायग्नोसिस की. और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डॉग बाइट के केस के मैनेजमेंट के बारे में. ओके, सो द मॉर्फोलॉजी ऑफ रेबीज वायरस. मॉर्फोलॉजी फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने पहले भी बताया कि जो रेबीज वायरस की जो शेप होती है कैसी होती है, बुलेट शेप होती है. बुलेट शेप होती है, और इसकी साइज होती है आपकी अप्रॉक्स 75 इंटू 180 नैनोमीटर. 75 इंटू 180 नैनोमीटर. अब रेबीज वायरस को देख के आप कह सकते हैं कि इसकी जो एक एंड है क्या है, ये राउंड है, और दूसरी एंड क्या है, प्लेनर है. वन एंड इज राउंड, अदर एंड इज प्लेनर, या फिर हम कह सकते हैं ये कनकेव भी होती है. ये हो गई इसकी इंट्रोडक्शन. अब बात करते हैं कि रेबीज वायरस में और क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है. तो सबसे पहले ये आपको स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, ये इसकी होती है हीमोग्लोबिन की. हीमोग्लूटिनेटिंग पेप्लोमियर स्पाइक्स. पेप्लोमियर स्पाइक्स. इसके अंदर में क्या है प्रेजेंट, लिपोप्रोटीन की इन्वेलप प्रेजेंट होती है. लिपोप्रोटीन इन्वेलप, ठीक है. अब इसके अंदर में होती है मैट्रिक्स. ये हमारी मैट्रिक्स, और ये लेयर है तो मैट्रिक्स की प्रोटीन लेयर, मैट्रिक्स प्रोटीन लेयर. इसके अंदर में होती है हमारी जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल कौन सी है इसकी, आरएनए जीनोम. सिंगल स्ट्रैंडेड है आरएनए जीनोम. अब जब आरएनए जीनोम है तो इसमें और प्रेजेंट होगी पॉलीमरेज. कौन सी, आरएनए डिपेंडेंट, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. ये इसकी जेनेटिक मटेरियल है. तो सबसे पहले हीमोग्लूटिनेटिंग पेप्लोमियर स्पाइक्स, then lipoprotein envelope layer is present, and inside that is matrix protein layer, and RNA genome is present in the matrix.
and that RNA genome has RNA dependent RNA polymerase in it, right? So friends, what I have discussed, that the outer protein layer, this one is outer protein layer, contains hemagglutinin, hemagglutinating peplomere spikes. These hemagglutinin peplomere spikes contains a composed of glycoprotein, particularly G. The peplomere spikes contain glycoprotein G. So from the figure we can find out one more thing, that these peplomere spikes that is composed of glycoprotein G is present only on the round end. It is present only on the round end, and that is absent in the planar end. क्या होती है ये पेप्लोमियर स्पाइक्स कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट ग्लाइकोप्रोटीन जी और हेमोग्लोबिन पेप्लोमियर स्पाइक्स प्रेजेंट ऑन द राउंड एंड, और ये क्या है? प्लेनर एंड में नहीं होती है, पेप्लोमियर स्पाइक्स प्रेजेंट नहीं होती है। अब उसके बाद पेप्लोमियर स्पाइक्स हेमोग्लोटिनिन, पेप्लोमियर स्पाइक्स के अंदर होती है आपकी लिपोप्रोटीन की स्ट्रक्चर, लिपोप्रोटीन के अंदर होती है आपकी आरएनए जीनोम। तो क्या बताया हमने कि जो ये हीमोग्लोटिनिन पेप्लोमियर स्पाइक्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ राउंड एंड में प्रेजेंट होते हैं और प्लेनर एंड में ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके एंटीजेनिक प्रॉपर्टी की। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है? सबसे पहले एंटीजेनिक प्रॉपर्टी हम लोग इसके मॉर्फोलॉजी से ही इजीली डिसाइड कर लेंगे। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी क्या होती है? जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कराएगा होस्ट में जाकर के। सबसे पहला जो है एंटीजन प्रेजेंट होता है इसका सरफेस स्पाइक्स, जो क्या होती है? जो ग्लाइकोप्रोटीन जी की होती है प्रेजेंट, ग्लाइकोप्रोटीन जी। ये होते हैं हाईली एंटीजेनिक, मीन्स दिस विल फॉर्म एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी बनाएंगे ये एंटीबॉडी होंगे प्रोटेक्टिव। इसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनेगी होस्ट में वो क्या होगी? प्रोटेक्टिव होगी। उसके बाद इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन। इसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनेगी ये प्रोटेक्टिव नहीं होंगे। ये क्या? प्रोटेक्टिव नहीं होंगे। तीसरा है आपका हेमोग्लोटिनिन। जो इसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनेंगे, जो ये क्या होते हैं? स्पेसिस स्पेसिफिक होते हैं। इसके जो एंटीजन हेमोग्लोटिनिन की वजह से होती है ये पर्टिकुलर स्पीसीज में प्रेजेंट होती है, सारे स्पीसीज में प्रेजेंट नहीं होती है। तो क्या हमने क्या देखा? सबसे पहले इसकी मॉर्फोलॉजी का डिस्कशन किया, रेबीज वायरस की। रेबीज वायरस की मॉर्फोलॉजी में क्या क्या है? हेमोग्लोटिनिन पेप्लोमियर स्पाइक्स हैं, इसके अगेंस्ट ये कंपोज होती है ग्लाइकोप्रोटीन जी की। जब इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है वो प्रोटेक्टिव होती है। अब फिर हमने अंदर में देखा कि लिपोप्रोटीन इन्वेलप है, उसके अंदर में क्या देखा? मैट्रिक्स की प्रोटीन लेयर है। तो अब न्यूक्लियो प्रोटीन क्या है? ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनेगी वो प्रोटेक्टिव नहीं होगी। और उसके बाद में हीमोग्लोटिनिन की जो एंटीजन है वो स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, और रेबीज वायरस की जो शेप होती है वो बुलेट शेप होती है या रॉड शेप होती है, कह सकते हैं। मेनली बुलेट की तरह दिखती है, इसलिए हम लोग बुलेट शेप कहते हैं। एक एंड इसकी राउंड है, दूसरी एंड क्या है? प्लेनर या कॉनकेव है, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस द पैथोजेनेसिस।
ऑफ रेबीज वायरस। रेबीज वायरस पैथोजेनेसिस में हम लोग मेनली क्या डिस्कस करेंगे? पैथोजेनेसिस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेबीज वायरस कैसे फैलती है और इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। सो फ्रेंड्स, जो रेबीज वायरस मेनली जो होती है, रेबीज वायरस क्या है? ये नेचुरल इन्फेक्शन है जो प्रेजेंट होता है किसमें? नेचुरल इन्फेक्शन ऑफ सम एनिमल्स लाइक डॉग्स, फॉक्स, कैट्स, वुल्व्स एंड बैट्स। इन एनिमल्स में रेबीज वायरस की नेचुरल इन्फेक्शन मिलती है। हमारी कम्युनिटी में मेनली डॉग से किसी भी पर्सन को क्या होती है? रेबीज वायरस होती है। तो मैन को एक्वायर कहाँ से होती है? मैन गेट्स इन्फेक्शन थ्रू बाइट ऑफ रैबिड डॉग, जिसमें ऑलरेडी रेबीज वायरस प्रेजेंट है। उसके बाइट से मैन में इन्फेक्शन होगी। किसकी? रेबीज वायरस की। अब क्या होता है कि रैबिड डॉग ने जिस भी पर्सन को काटा, जहाँ पे भी काटा, मेनली लेग्स में काट सकता है डॉग, तो यहाँ पे घाव हो जाएगी, वुंड हो जाएगी। उस प्लेस में क्या होगी कि रैबिड डॉग अपना सलाइवा को कर देता है, तो यहाँ पे उसकी सलाइवा आ जाती है। इस सलाइवा में क्या प्रेजेंट है? इस सलाइवा में रेबीज वायरस प्रेजेंट है। अब यहाँ से इसके वुंड से होते हुए ये मसल्स में जाएगी। मसल्स में जाने के बाद फिर पेरिफेरल नर्व्स से होते हुए वो सीएनएस, और फिर से पेरिफेरल नर्व्स होते हुए अदर पार्ट्स को इफेक्ट करेगी, राइट? So this is the mode of infection that man gets infection through the bite of a rabid dog। और इससे पहले हम एक चीज़ और बता देते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होती है रेबीज वायरस की। इंक्यूबेशन पीरियड, रेबीज वायरस की इंक्यूबेशन पीरियड मेनली होती है आपका 1 से लेके 3 मंथ्स की। 1 से लेके 3 मंथ्स की इसकी क्या होती है? इंक्यूबेशन पीरियड होती है। अब रेबीज वायरस क्या करेगी? जब किसी भी पर्सन को काटा तो वहाँ पे अपने सलाइवा को इंजेक्ट कर दिया और उस वुंड के पास में उसका सलाइवा रेबीज वायरस के साथ साथ आ गया। अब वहाँ से क्या होगा? रेबीज वायरस मल्टीप्लाई करेगा। क्या करेगा? मल्टीप्लाई इन मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, उसी प्लेस के कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स में ये मल्टीप्लाई करेगा और वहां से फिर क्या करेगा? स्प्रेड करेगा पेरिफेरल नर्व्स में। पेरिफेरल नर्व्स में, पेरिफेरल नर्व से होते हुए ये सीएनएस में जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर होते हुए ये पेरिफेरल नर्व्स को, पेरिफेरल नर्व्स में होते हुए ये कहाँ पे चला जाएगा आपका? मेनली स्केलेटल एंड मायोकार्डियल मसल्स। मायोकार्डियल मसल्स, स्केलेटल मसल्स को इफेक्ट किया और हार्ट के मसल्स को इफेक्ट किया। और किस किस को इन्वॉल्व कर सकता है? एड्रेनल ग्लैंड को इन्फेक्ट कर सकता है एंड स्किन्स को इन्वॉल्व कर सकता है। तो दिस इज द पैथोजेनेसिस ऑफ रेबीज वायरस, दैट नेचुरल इन्फेक्शन is present in dog, fox, cats, wolves and bat. A man gets the infection through the bite of a rabid dog. When saliva is injected in the person, that rabies virus then multiplies in the muscles or connective tissue in that particular area, and from there it spreads through the peripheral nerves and reaches up to the CNS, and from CNS it again comes in the peripheral nerves and spread to the skeletal and myocardial muscles and may involve adrenal gland and skins. This is the pathogenicity of rabies virus. Now we will be discussing about the laboratory diagnosis, right? Laboratory diagnosis. लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम दो चीज़ कर सकते हैं, एक तो एंटीमॉर्टम डायग्नोसिस होगी, दूसरा होगी पोस्टमॉर्टम डायग्नोसिस। एंटीमॉर्टम डायग्नोसिस मतलब जिस आदमी को कुत्ते ने काटा है वो अभी तक जिंदा है, तब
हम क्या क्या चीज़ लेंगे डायग्नोसिस करने के लिए, और पोस्टमार्टम डायग्नोसिस। पोस्टमार्टम डायग्नोसिस, अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तब हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे और क्या क्या चीज़ हम ले सकते हैं डायग्नोसिस करने के लिए। तो एंटीमॉर्टम डायग्नोसिस मेनली हम लेते हैं आपकी कॉर्नियल इंप्रेशन। क्या लेते हैं? कॉर्नियल इंप्रेशन। और ले सकते हैं हम फेशियल स्किन बायोप्सी, या जिस पर्टिकुलर एरिया में काटा है उसकी बायोप्सी ले सकते हैं, और इसके साथ साथ हम सलाइवा को ले सकते हैं। ये हम लेते हैं एंटीमॉर्टम डायग्नोसिस में। और करते कैसे हैं? टेस्ट का नाम है इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट। ये हम एंटीमॉर्टम डायग्नोसिस में करते हैं। अब पोस्टमार्टम डायग्नोसिस में क्या लेते हैं हम? पोस्टमार्टम डायग्नोसिस में हम डिटेक्शन ऑफ नेगरी बॉडी, निगरी बॉडी का डिटेक्शन करते हैं हम। निगरी बॉडी होती है ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी मेनली मतलब इंक्लूजन बॉडी ये क्या होता है, इसके लिए हम एक वीडियो लेक्चर बनाने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे इंक्लूजन बॉडी के बारे में। वहाँ पे डिस्कस करेंगे हम पूरा इंक्लूजन बॉडी के बारे में कि कितने तरह के इंक्लूजन बॉडी होते हैं और ये मेनली क्या होता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट जो रेबीज वायरस के केस में होता है, निगरी बॉडी का डिटेक्शन करते हैं, जो क्या है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी है, इसका डिटेक्शन करते हैं। उसके बाद हम एंटीजन डिटेक्शन कर सकते हैं, एंटीजन डिटेक्शन कर सकते हैं, और वायरस का आइसोलेशन भी कर सकते हैं। वायरस आइसोलेशन कैसे करेंगे? हम CSF से वायरस का आइसोलेशन कर सकते हैं, ब्रेन से कर सकते हैं, आइसोलेशन कर सकते हैं। क्योंकि पोस्टमार्टम में हम ब्रेन का सैंपल्स ले सकते हैं डायरेक्ट, हम CSF का सैंपल्स ले सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन एंटीमॉर्टम केस में हम ब्रेन का सैंपल नहीं ले सकते हैं। इसलिए हम क्या लेते हैं? फेशियल स्किन बायोप्सी या कॉर्नियल इंप्रेशन, सलाइवा, और इसके साथ साथ हम एंटीबॉडी डिटेक्शन कर सकते हैं। इस केस में ब्लड में एंटीबॉडी डिटेक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या है? हमारा लेबोरेटरी डायग्नोसिस है। तो सबसे पहला हम लेते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट। इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट। इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट क्या है? वेरी स्पेसिफिक, इट्स वेरी स्पेसिफिक फॉर द डिटेक्शन ऑफ रेबीज वायरस। इसमें क्या करते हैं? फ्लोरेसीन आइसोथायोसाइनेट, ये क्या करते हैं? सीरम जो हम लेते हैं उसको टैग कर देते हैं फ्लोरेसीन आइसोथायोसाइनेट से। क्या जो हम सीरम लेते हैं उसको टैग करते हैं, टैग विद फ्लोरेसीन आइसोथायोसाइनेट, और इससे हम क्या कर सकते हैं? इसकी फ्लोरेसेंसी को देख करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि रेबीज वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। दूसरा हमने बताया था आपको डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ निगरी बॉडीज, निगरी बॉडी जो हम किस केस में करते हैं? आपके पोस्टमार्टम डायग्नोसिस में मेनली करते हैं। और ये प्रेजेंट हो सकता है कितने केस में? 20% केस में। 20% केस में निगरी बॉडीज का डिटेक्शन हम कर सकते हैं, मेनली मिलता है 20% केस में निगरी बॉडीज। अब निगरी बॉडीज के डिमॉन्स्ट्रेशन रेबीज वायरस के केस में कैसा दिखता है? तो ये होता है पर्पलिश पिंक, ओवल और राउंड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी, राइट। और टेक्निक जो है सेलर्स टेक्निक यूज करते हैं इसमें, सेलर्स टेक्निक। कौन सी टेक्निक है? सेलर्स टेक्निक। इसमें क्या होता है? सबसे पहले बेसिक फ्यूशिन एंड मिथाइलिन ब्लू प्रेजेंट होता है। मिथाइलिन ब्लू इसमें इन अल्कोहल, ये यूज करते हैं हम लोग। कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? सेलर्स टेक्निक, जिसमें प्रेजेंट होता है बेसिक फ्यूजिन एंड मिथाइलिन ब्लू इन अल्कोहल, दैट इज यूज्ड फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ निगरी बॉडीज इन केस ऑफ
रेबीज वायरस, राइट। और उसके बाद हम लोग कौन सा बताया था आपका, आइसोलेशन ऑफ वायरस लेते हैं, आइसोलेशन ऑफ वायरस। तो हमने ऑलरेडी बता दिया कि आइसोलेशन ऑफ वायरस कहाँ से कर सकते हैं, CSF से कर सकते हैं, ब्रेन के सैंपल्स लेकर के वहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं, सलाइवा के भी सैंपल्स को ले सकते हैं, एंड यूरिन सैंपल को भी लेके हम आइसोलेट कर सकते हैं, इसको रेबीज वायरस को। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एंटीबॉडी डिटेक्शन की, एंटीबॉडी या एंटीजन डिटेक्शन की। एंटीबॉडी डिटेक्शन हम लोग किससे, इलाइजा के थ्रू कर सकते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ये भी लंबी प्रोसेस है, एक इलाइजा टेक्निक, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, इसके बारे में भी हम एक लेक्चर बना सकते हैं इलाइजा के ऊपर। आइसोलेशन हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब देखो PCR कैसे हेल्पफुल होगा, हमने आपको बताया था जो रेबीज वायरस होती है उसमें जीनोम क्या है, RNA जीनोम, और उसमें प्रेजेंट है RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ये प्रेजेंट है, क्या है, RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज प्रेजेंट है। इस RNA से हम लोग क्या कर सकते हैं, DNA बना सकते हैं। कैसे DNA बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं DNA, RNA से DNA बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या प्रोसेस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जहां RNA से DNA बनाते हैं। और एंजाइम कौन सी यूज होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, with the help of reverse transcriptase RNA polymerase, with the help of reverse transcriptase DNA can be made from RNA with the help of reverse transcriptase, and the process is known as reverse transcription, right? And from DNA proteins can be detected, so PCR is also helpful for the detection of rabies virus. Specific protein against rabies virus will be formed with the help of reverse transcriptase, right? So this is the process for the diagnosis of rabies virus. So रेबीज वायरस की डायग्नोसिस को हम एक सिंपल से ट्रिक से याद कर सकते हैं, जो हम बताते हैं आपको, आइडिया PCR। इससे हम लोग सिंपली याद कर सकते हैं इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस को। क्या है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हमने बताया था दो तरह की डायग्नोसिस कर सकते, एक एंटीमॉर्टम डायग्नोसिस, दूसरी पोस्टमार्टम डायग्नोसिस। एंटीमॉर्टम डायग्नोसिस में मेनली हम लोग इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट यूज़ करते हैं, और पोस्टमार्टम में हम बाकी सारे टेस्ट को यूज़ करते हैं, आइसोलेशन ऑफ वायरस और आपका एंटीजन डिटेक्शन और वायरस आइसोलेशन। तो अब जो ट्रिक बताया है आइडिया PCR, इसको कैसे यूज करते हैं, आइडिया I फॉर इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट, D फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ निगरी बॉडीज, I फॉर आइसोलेशन ऑफ वायरस, और आपका A फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन, और लास्ट में आपकी क्या आ गई, PCR टेक्निक आ गई। तो ये है आपका लेबोरेटरी डायग्नोसिस की आइडिया PCR से हम लोग सिंपली याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया इस सेक्शन में रेबीज वायरस की पूरी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करी हमने, कि बुलेट शेप होता है और इसका जो है नेचुरल इन्फेक्शन होता है आपका किस में प्रेजेंट होता है, डॉग्स में प्रेजेंट होता है, फॉक्स में प्रेजेंट होता है, कैट्स में प्रेजेंट होता है, और भी एनिमल्स में इसका नेचुरल इन्फेक्शन प्रेजेंट है। लेकिन डॉग हमारी कम्युनिटी में मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है। जब इसकी पैथोजेनेसिस हो गई, हमने पूरा पैथोजेनेसिस के बारे में डिस्कस किया। अब उसके बाद हमने लेबोरेटरी डायग्नोसिस को डिटेल से डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ ए केस ऑफ डॉग बाइट। उसमें हम लोग वैक्सीनेशन, कितने वैक्सीन देते हैं, कब कब वैक्सीन देते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।